यस। यस। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार बताओ, एम आई ऑडिबल? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताओ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार अनम्यूट कर लो सब अपने आप को। पहले मुझे कुछ आपसे बातें भी करनी है ना। हाँ जी। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अनम्यूट कर लो भाई, चैट वैट की जगह अनम्यूट कर लो। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। चलो। तो आज का जो वेबिनार हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? मेरे को आपको थोड़ा गाइड करना अबाउट सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट के बारे में आप लोग गाइड करूंगा आज कि किस तरीके से हमें सीए इंटरमीडिएट को अप्रोच करना है, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, कब से हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। एक बार पहले मुझे आप लोगों से ये डिस्कस करना है कि आपके पेपर कैसे हुए हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, ठीक है? तो अभी मैं एक काम करूंगा, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा दो तीन चीजें। सबसे पहली चीज आपको मुझे ये बतानी है कि आपके पेपर कैसे हुए हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है। दूसरा दूसरा आपको मुझे बताना है कि सर आपने क्या अभी इंटरमीडिएट के बारे में कुछ स्टडी करनी शुरू करी है। और तीसरा तीसरा आपको मुझे ये बताना है कि भाई आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है अबाउट इंटरमीडिएट। और प्लस ये सब चीजें, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो हम पूछ सकते हैं। पास हो जाऊंगा। ठीक है, एक एक करके बताओ। क्या स्टेटस है, क्या आपको लगता है? ठीक है। चलो। तो सबसे पहले पूछते हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है किसका? ये सीए टॉपर के नाम से कौन है? अनम्यूट कर लो अपने आप को, जिसको भी बोलूंगा अनम्यूट कर लेना भाई। ये सीए टॉपर वाला कौन है? एक बार अनम्यूट करो। बताओ भाई। इतने आप हिमानी। हिमानी अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट करके मुझे ये बताना है आपको कि आपके पेपर कैसे हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको रिजल्ट से, और आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपको मुझे बताना है। अनम्यूट करो हिमानी। भाई चैट को मत यूज करो, बोलो। जब तक बोलोगे नहीं कॉन्फिडेंस नहीं आता। उसके बाद इंद्रजीत बताओ फिर। इंद्रजीत आप बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हुए एग्जाम? सर पेपर तो अच्छे गए इस बार। तो पास हो क्या जाऊंगा इस उम्मीद बार लग रही तो। है? पास हो जाऊंगा इस बार। पास हो जाओगे? तो कोई ऐसा पेपर है जो आपको लग रहा हो कि किसी में डाउट लग रहा हो? नहीं सर, इस बार तो किसी में डाउट नहीं लग रहा मेरे को। किसी में डाउट नहीं लग रहा, ठीक है। आपने कोई इंटरमीडिएट की अभी तैयारी शुरू करी है? सर अभी तो नहीं करी, क्लासेस वगैरह देख रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी नहीं करी है। ओके। अभी करनी भी नहीं है, मैं यस आपको सर। आज बताऊंगा। कोई भी अभी शुरू नहीं करनी तैयारी, सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। अभी कोई जल्दबाजी मत मचाना, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कैसे करना है। और इंद्रजीत ये ओके सर बताओ ओके। कि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन तो नहीं है अभी तो, पर यही है कि कुछ ज्यादा ही होने वाले हैं, सिलेबस वगैरह देख के थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा, सिलेबस को लेके आपको डर लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ना मैं एक इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे कि भाई उस हिसाब से मैं आपको कंडक्ट करूंगा सेशन, और उस हिसाब से मैं अप्रोच करूंगा आगे। चलो। इंद्रजीत का एक क्वेश्चन आ गया सर। सिलेबस इतना हैवी लग रहा है देखने में, कैसे होगा? ठीक है, नेक्स्ट आता है। ये सीट टॉपर कौन है? कौन है, नाम क्या है? आपकी वॉइस बहुत कट रही है। धनेश, धनेश आप बताओ। धनेश जैन, आप बताओ। अनम्यूट कर लो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हुए एग्जाम?
सर बढ़िया हुए सर। ठीक है, तो क्या उम्मीद लग रही है? मैं पास से पास हो जाऊंगा सर। पास हो जाओगे? कोई ऐसा पेपर है जो आपको यस सर। डाउटफुल लग रहा हो? नहीं सर, ऐसा कोई पेपर नहीं है। ऐसा कोई पेपर नहीं है, ठीक है, गुड। क्या आपने अभी नहीं सर। इंटरमीडिएट की कुछ देखना शुरू किया? नहीं सर, इंटरमीडिएट का वैसा तो कुछ नहीं किया, बस एक ऐसे देखा था कि सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स है, बस अच्छा इसे अच्छा थोड़ा अच्छा। ओवरव्यू लिया था। आउटर नॉलेज। यस सर। ठीक है। और क्या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है अभी तो। ठीक है, चलो। नेक्स्ट आता है अक्ष गर्ग। अक्ष बताओ आप। अनम्यूट करो। हाँ जी सर। कैसे हुआ एग्जाम? अच्छे हुए सर। क्या उम्मीद लगती है? अ, अच्छी उम्मीद लगती है, मतलब ऐसे है तो उम्मीद के पास आ जाऊंगा। कोई ऐसा पेपर डाउटफुल सा लग रहा हो? मतलब डाउटफुल तो मेरी तरफ से तो नहीं है, बट जैसे कहते हैं ना कि लॉ का पेपर थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, तो उसमें है। हम्म मतलब आपको अपनी तरफ से तो कोई बट डाउटफुल नहीं मतलब लग रहा ना कि इसमें अटक जाएगा? नहीं नहीं। ठीक है। थोड़ा इंटरमीडिएट को कुछ देखा अभी? सब्जेक्ट्स वगैरह देखे थे थोड़ा, और मतलब बाकी डिटेल्स वगैरह देखी थी, क्या होता है कैसे होता है। अच्छा। और दूसरा आपने कुछ कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? कि मतलब ऐसे में पूछना था कि ग्रुप्स कैसे देने चाहिए, साथ में या फिर एक एक करके। गुड 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 गुड, अच्छा क्वेश्चन। ये जरूर मैं एड्रेस करूंगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि बोथ ग्रुप दें या सिंगल दें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं एड्रेस करूंगा अभी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कीर्तना। कीर्तना आप बताओ, अनम्यूट करो। यस सर, एग्जाम्स अच्छे गए थे। पास हो जाऊंगी। पास हो जाओगे? कोई डाउटफुल तो नहीं लग रहा? नो सर, नो। इंटरमीडिएट का कुछ देखा अभी? सर वेबिनार का ही वेट कर रही थी, तो उससे ही फिर। अच्छा अच्छा। और कोई क्वेश्चन माइंड में? नो सर, अभी तो नहीं। ठीक है। नेक्स्ट मनीष। मनीष आप बताओ। कैसे हुए एग्जाम? मनीष बताओ। चलो मनीष, बाद में आते हैं, अभी कुछ दिक्कत आ रही होगी। पलक, पलक आप बताओ। अनम्यूट करके बताओ पलक, एग्जाम एग्जाम कैसे हुए? क्या उम्मीद है? जो नहीं बोल रहा वो चैट भी कर सकते हो। जिसके कोई नेटवर्क का इशू है वो चैट करके बता दो। जल्दी बताओ, मुझे आगे भी बढ़ना है फिर। प्रथम। प्रथम आप बताओ। अनम्यूट करो। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हुए एग्जाम? अच्छे हैं सर एग्जाम्स तो सर। क्या उम्मीद लग रही है, हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल सर। कोई डाउटफुल पेपर? सर मेरी तरफ से तो सर 100% है सर, डाउट तो इतना कुछ है नहीं सर, बिल्कुल। ठीक है। कोई इंटरमीडिएट का कुछ देखना शुरू किया अभी? ये सर आप ही के यूट्यूब चैनल से सर एफएम का देख लिया था, कॉस्टिंग का, और वो ऑडिटिंग का देख लिया था सर। अच्छा। और कोई क्वेश्चन? और सर कि सर रैंक मतलब मैटर करती है सर इंटरमीडिएट और फाइनल में, या जस्ट इंटरमीडिएट में पास हो जाए तो बहुत गुड होगा। गुड गुड, अच्छा क्वेश्चन है कि सर रैंक का क्या रोल है। ठीक है। तो मेरे पास ना 3 क्वेश्चन अभी तक आए हैं कि सर एक तो सिलेबस इतना वास्ट है, कैसे उसको कवर अप करना है। सिंगल वर्सेस बोथ ग्रुप। और रैंक का क्या रोल है। ये 3 क्वेश्चन आए हैं, और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। बाकी मेरी तरफ से जो मेरे को बताने हो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, ये 3 पे एड्रेस करूंगा। कोई और के माइंड, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो और चैट भी कर सकता है वो। फिर मैं अपना सर वेबिनार आगे एग्जाम्पन बढ़ाऊंगा। का क्या रोल होता है सर? एग्जाम्शन रूल बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम्शन को भी देखते हैं। एग्जाम्शन को भी देख लेंगे। और कोई किसी का कोई पॉइंट? मैं ना एक काम करता हूँ, ये चैट में लिख देता हूँ जो आपने बताया। सिंगल वर्सेस बोथ। एक तो ये पूछा आपने। बिग फोर के लिए रैंक जरूरी है, ठीक है। रैंक को लेंगे। और एग्जाम्शन को लेंगे। और एक और पूछा था ना किसी ने, वास्ट सिलेबस।
ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं। बिग फोर के लिए रैंक जरूरी है क्या? हाँ, रैंक वाले में आ जाएगा, कवर हो जाएगा अभी। ठीक है, चलो भाई, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। चलो भाई शुरू करते हैं अपना एक रोड मैप टू सी इंटर, एक रोड मैप टू सीए इंटरमीडिएट, जनवरी 2026। अच्छा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका अटेम्प्ट कब होगा। देखो, आपका जो एग्जाम ड्यू होगा वो होगा जनवरी 2026 में। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आ गए थे कि सर क्या मैं, एक मिनट रुको, कुछ बच्चे अभी वेटिंग में हैं, वेटिंग वालों को ज्वाइन कर लिया जाए, वेटिंग वालों को ज्वाइन कर लिया जाए। ओके, वेटिंग वालों को ज्वाइन कर लिया मैंने। चलो वेटिंग वालों से बात कर लेते हैं। ये आर नाम से स्टूडेंट कौन है? आर से कौन है? ये जो आर है बेटा, अनम्यूट करना। कौन है? मेरे को ऐसा पता नहीं लग रहा, अनम्यूट करो। ये आर अनम्यूट करो बेटा, कौन है? और पलक आप भी अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। हाँ पलक, बताओ आपके एग्जाम कैसे हुए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छे हुए हैं, पास होने की उम्मीद तो है। वॉइस नहीं आ रही पलक, कुछ कह रहे हो आप, आवाज ही नहीं आ रही। दोबारा बोलो पलक, क्या कह रहे हो? सर मेरे अकॉर्डिंग तो एग्जाम्स अच्छे हुए हैं। अब अच्छा, कोई डाउटफुल तो नहीं उम्मीद लग तो रहा? है कि पास हो जाऊंगे। नहीं मतलब लो है मेन एक, कि उसमें राइटिंग इशू होता है ना, अच्छा, बाकी तो है कि ना हो जाएगा। ठीक है। और कभी कुछ इंटरमीडिएट का कुछ देखा है अभी? अभी तो सब्जेक्ट्स ही देखे थे, अभी सब्जेक्ट देखे क्लासेस थे? वगैरह तो कोई इतना नहीं क्वेश्चन आपका देखा। माइंड में? नहीं सर अभी तो नहीं। ठीक है, ओके। चलो भाई, तो फिर शुरू कर लेते हैं। ओके, तो मैं बता रहा था कि आपका जो अटेम्प्ट पड़ेगा, अटेम्प्ट ही होगा। अब मैं कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा, अब सिर्फ मेरी बातें सुनना, मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब किसी को कुछ बोलना हो तो चैट में, ठीक है? चलो, तो आपका जो अटेम्प्ट ड्यू पड़ेगा वो कब पड़ेगा? जनवरी 2026। बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या हम सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं? सितंबर 25 में? आंसर इज नो, नहीं दे सकते। क्योंकि आपका जो स्टडी पीरियड है ना, एज पर आईसीएआई गाइडलाइंस, आपका स्टडी पीरियड 8 महीने का है। ठीक है, 8 महीने का स्टडी पीरियड है। अब आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होगी, सर रिजल्ट कब आएगा? होगा ना कि सर फाउंडेशन रिजल्ट कब आएगा? देखो, फाउंडेशन रिजल्ट जहां तक मुझे लगता है सर, लगभग 20 से 25 फेब के बीच में मुझे रिजल्ट की उम्मीद है। रीजन बीइंग कि इन्होंने ना वो डन निकाल दी है कि एग्जाम फॉर्म की डेट निकाल दी है कि एग्जाम फॉर्म कब से ज्वाइन अपना फिल करना है। सर मेरे को ज्वाइन करना है, एक मिनट को। एग्जाम फॉर्म मैंने भेजा था, मैं उसकी डेट आपको बता देता हूँ। एग्जाम फॉर्म की डेट आ गई थी, मैंने स्टेटस पे लगा दी थी। एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 1 मार्च से, और 14 मार्च तक का टाइम है। 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मार्च तक चलेंगे फॉर मे अटेम्प्ट। तो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली इससे पहले पहले ही रिजल्ट आना है। तो इससे पहले पहले जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है वो लग रही है 20 से 25 फेब। तो 20 से 25 फेब के बीच में आप लोगों का रिजल्ट की उम्मीद है कि आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको 8 महीने का स्टडी पीरियड देना होता है। तो 8 महीने अगर आप फेब से भी काउंट करो या मार्च से भी काउंट करो, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो ये अक्टूबर तक जाकर खत्म होंगे। उसके बाद अटेम्प्ट कौन सा पड़ेगा आपका? उसके बाद नवंबर दिसंबर में तो एग्जाम होते ही नहीं, उसके बाद अटेम्प्ट कौन सा पड़ेगा आपका? जनवरी। तो यू आर एलिजिबल फॉर जनवरी 2026। ठीक है, एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया सर, जनवरी 2026 में हमारा एग्जाम ड्यू होगा। ठीक है, नाउ सीए इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? देर आर टोटल 6 सब्जेक्ट्स। 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, जूम सेशन में ले रहा हूं, ये ना 40 मिनट्स में एंड हो जाएगा। तो 40 मिनट्स में एंड होते ही मैं 2 सेशन लूंगा आपके। 40 मिनट्स में एंड होते ही दूसरा सेशन 10 मिनट बाद शुरू होगा। तो सेम लिंक पे ही ज्वाइन कर लेना, लेकिन 10 मिनट का वेट करना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो अगर ये एंड हो जाएगा तो आपको 10 मिनट वेट करके अगला सेशन सेम ही लिंक पर ज्वाइन कर लेना। तो सीए इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो पेपर है आपके वो कौन कौन से हैं? सर ग्रुप 1 में पहला पेपर है, पेपर नंबर 1 इज योर एडवांस अकाउंट्स। पेपर नंबर 2 इज योर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। पेपर नंबर 3 इज योर टैक्सेशन। फिर आते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 में जो आपका पेपर नंबर 4 बनेगा, दैट इज योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
फिर आएगा पेपर नंबर 5, दैट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। फिर आएगा पेपर नंबर 6, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम एंड एसएम, एफएम एंड एसएम। ठीक है, तो ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं। दीज आर योर 6 सब्जेक्ट्स जो आपको इंटरमीडिएट के टाइम पे स्टडी करने हैं, जो इंटरमीडिएट में आपको पढ़ने हैं। ये आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट का नेचर जानते हैं, हर एक सब्जेक्ट का नेचर जानते हैं कि सर सब्जेक्ट का नेचर कैसा है। अगर मैं एडवांस अकाउंट्स की बात करूं तो ये प्रैक्टिकल पेपर है। हालांकि इसमें ना कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं जो थियोरेटिकल है, जो थ्योरेटिकल है, कोर थ्योरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम तौर पे अगर मैं देखूं तो पेपर आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जैसा आपको पता है सर लॉ है, तो लॉ आपका क्या होता है, थ्योरी पेपर होता है। ठीक है, एडवांस अकाउंट्स जो कि मैं पढ़ाता हूं, तो एडवांस अकाउंट्स में सर किस टाइप के हमारे पास टॉपिक्स आएंगे, सारे के सारे ज्यादातर आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, जैसे कि अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शेड्यूल 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद आपका कंसोलिडेशन, फिर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ने हैं। देयर आर टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो 27 के 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम AS1 एंड एंडिंग टू AS29। तो AS1 से शुरू होते हैं, 29 पे एंड होते हैं, तो उसके बीच में 27 AS हैं। सर ये तो 29 बनते हैं, 2 स्टैंडर्ड में डिलीट हो गए, तो नंबरिंग सेम रहती है, तो नंबरिंग चेंज नहीं हुई। कुछ एग्जांपल दो AS के, जैसे आपका AS2 होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, AS10 होता है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, AS13 होता है आपका इन्वेस्टमेंट का, AS12 होता है गवर्नमेंट ग्रांट का, AS26 होता है इंटेंजिबल एसेट्स का, AS24 होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, AS20 होता है EPS का, AS19 होता है लीज अकाउंटिंग का, AS17 होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग, 18 होता है रिलेटेड पार्टी। ऐसे कर करके हमारे पास देयर आर टोटल 27 स्टैंडर्ड जो हमें पढ़ने। ठीक है, तो ये तो हो गया एडवांस अकाउंट्स की बात। सिलेबस एडवांस अकाउंट्स का देखा जाए तो सर एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस है वास्ट, बड़ा सिलेबस है, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। अकाउंट्स इज लेंदी, ह्यूज सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये आपका कोर थ्योरी है। यहां पर जो आपकी मेजर वेटेज है वो किसके, कॉर्पोरेट लॉज की है, कंपनी लॉ, जो आपने थोड़ा बहुत कंपनीज एक्ट अभी फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ा था, अब आपको कंपनीज एक्ट काफी आगे तक पढ़ना है। जहां तक मेरी नॉलेज है तो कंपनीज एक्ट आपको सेक्शन नंबर 148 तक पढ़ना है। 148 जो आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स का टॉपिक एंड होता है, तो 148 तक के सेक्शंस आपको कॉर्पोरेट लॉ के पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर्स वगैरह के होते हैं वो आप फाइनल लेवल पे जाकर पढ़ते हो। ठीक है, तो 148 तक आपको सेक्शंस क्या पढ़ने हैं, कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ने हैं। फिर आपके पास कुछ अदर लॉज हैं, जिसमें आपका फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हो गया, उसके बाद जनरल क्लॉजेज एक्ट हो गया, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसके बाद आपका वो होता है क्या नाम है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो गए। ऐसे कुछ अदर लॉज भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर टैक्सेशन की बात करूं, सर टैक्सेशन का जो पेपर है वो दोनों मिक्स है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, क्योंकि टैक्सेशन भी एक लॉ है, तो टैक्सेशन का पेपर है वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है। इसमें आपको 2 टैक्स पढ़ने हैं, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स जिसमें आपका इनकम टैक्स आता है, और एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी। आईडीटी में आपको पढ़ना है जीएसटी, आईडीटी में आपको पढ़ना है जीएसटी। ठीक है, तो इनकम टैक्स पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स, और एक आपको पढ़ना है आईडीटी, दैट इज योर जीएसटी। ठीक है, दोनों की वेटेज आपकी बराबर है 50-50 मार्क्स की। और पेपर नंबर 3 टैक्सेशन, वन ऑफ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा अगर लेंथी तीनों में पूछोगे, अकाउंट्स लॉ और टैक्स में, तीनों में मुझसे लेंथी सब्जेक्ट पूछोगे तो मैं बोलूंगा टैक्स, टैक्स सबसे ज्यादा लेंथी है। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स आता है और फिर उसके बाद लॉ आता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप 1 है। अब आते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 2 की अगर बात करी जाए तो आपका जो पेपर आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पेपर है, कॉस्टिंग जिसको आप कॉस्टिंग बोल सकते हो प्यार से। ठीक है, फिर आपका आएगा ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये आपका थ्योरेटिकल पेपर है। फिर आएगा आपका एफएम और एसएम, ये मिक्स है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, जैसे एफएम का पार्ट प्रैक्टिकल हो गया और एसएम का पार्ट आपका थ्योरी हो गया। इसमें 50 मार्क्स की एफएम है और 50 मार्क्स की क्या है, आपकी एसएम है। सर इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नेटवर्क स्लो है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, मैं आपको जो ग्रुप है ना, ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, तो एफएम एसएम, एफएम इज फॉर प्रैक्टिकल और जो एसएम है वो आपका थ्योरेटिकल पेपर है। इस तरीके से आपकी क्या है, बाइफर्केशन है अबाउट द सब्जेक्ट्स। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि सर ये बताओ कि दोनों में से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अगर मैं बात करूं तो दोनों में ज्यादा लेंथी कौन है, सर ग्रुप 1 इज मोर लेंथी एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 ग्रुप 1 के कंपैरिजन में थोड़ा हल्का है, लेकिन लेकिन लेकिन
कभी भी ये अप्रोच नहीं हो सकती कि मैं पहले ग्रुप 2 कर लूं फिर बाद में ग्रुप 1 करूंगा। ये अप्रोच बिल्कुल नहीं होगी। ये अप्रोच आपको बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं करनी है कि पहले मैं ग्रुप 2 कर लेता हूं बाद में ग्रुप 1 करूंगा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 1। आपको शुरुआत हमेशा किससे करनी है सर? ग्रुप 1 से ही करनी है, ठीक है। और ग्रुप 1 आपका टाइम भी थोड़ा सा ग्रुप 2 के कंपैरिजन में ज्यादा लेगा। अभी मैं टाइमलाइन भी आपको बताऊंगा कि अभी हम कहां पर है और हमें कहां तक पहुंचना है, ठीक है। ये सारी बातें होगी, ओके। अब आता है सर पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया वही है, सेम टू सेम। ग्रुप वाइज अगर मैं बात करूं तो सर आपको ग्रुप वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको एवरी सब्जेक्ट आपको मिनिमम 50-40% मार्क्स चाहिए। और इन एग्रीगेट आपको कितना चाहिए? 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। मतलब अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप वाइज बात करूं, तो हर एक ग्रुप में अगर आप एक एक करके देते हो, एक एक ग्रुप करके देते हो, तो आपको हर एक पेपर में 40% मार्क्स चाहिए। और इन एग्रीगेट आपको 50% मार्क्स चाहिए। मतलब आपने अकाउंट्स दिया, लॉ दिया, टैक्स दिया, पहले ग्रुप 1 ही दिया आपने। अकाउंट्स में आए आपके लेट से 45, लॉ में आए लेट से आपके 50, और टैक्स में आए आपके 40। तो अगर आप तीनों को देखोगे तो तीनों में पास तो हो, तीनों में आप पास तो हो। लेकिन एग्रीगेट अगर मैं बिठाता हूं तो एग्रीगेट कितना बन रहा है आपका? 135। एग्रीगेट कितना बन रहा है आपका? 8 5 13, 135। आप पास नहीं हो, क्योंकि एग्रीगेट आपको कितना चाहिए सर? एग्रीगेट आपको चाहिए था 150, जो कि आपका नहीं आया। ये वही रूल है जो आप लोग फाउंडेशन में भी लगाते थे, सेम टू सेम रूल है कि आपको सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए। और इन एग्रीगेट आपको कितना चाहिए? 150 नंबर चाहिए। सबसे मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो ना, अगर आप बोथ ग्रुप्स को अटेम्प्ट करते हो, तो बोथ ग्रुप्स में भी सेम ही रूल चलेगा। कैसे? कि आपको सिंगल सिंगल पेपर में 40-40% मार्क्स चाहिए, और सारे छो के छो पेपर मिलाकर आपका 300 नंबर का स्कोर होना चाहिए। दैट मींस आपको एक सेट ऑफ का बेनिफिट यहां पर मिल जाता है। एक आपको किसका बेनिफिट मिल जाता है सर? सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो। सेट ऑफ बेनिफिट क्या है? मान लो ग्रुप 1 ग्रुप 2, आप सारे पेपर में ना 40-40% आपके मार्क्स है। बट ग्रुप वन में आपका टोटल बन रहा है लेट से 140, लेकिन ग्रुप 2 में टोटल बन गया आपका लेट से 170। समझ रहे हो ना? ग्रुप 1 में एग्रीगेट बना 140 और ग्रुप 2 में टोटल बना 170। तो दोनों मिलाकर देखा जाएगा कि आपका 50%, 300 नंबर बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो दोनों मिलाकर अगर मैं देखता हूं तो दोनों मिलाकर आपके 310 है, तो आपके दोनों ग्रुप्स पास है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर है, ठीक है। प्रोवाइडेड कि भाई आपको बोथ ग्रुप साथ में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके दोनों ग्रुप्स क्लियर है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, सेट ऑफ का बेनिफिट आपको बोथ ग्रुप्स देने से मिल जाता है, ठीक है। समझ गए ना? बोलो, सबको समझ में आता है सेट ऑफ का बेनिफिट क्या है? बोथ ग्रुप्स में सेट ऑफ का बेनिफिट क्या है? जल्दी एक बार चैट पे ओके कर दो अगर आपको ये क्लियर है तो। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, यहां तक पास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। देखो, इंटरमीडिएट को ना बहुत तरीके से अप्रोच करना है। इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप फाउंडेशन का सिलेबस पढ़ के आए हो, फाउंडेशन का सिलेबस इंटरमीडिएट का आधा है, आधे से भी कम ही बोलूंगा मैं, आधे से भी कम ही बोलूंगा। इंटरमीडिएट में हमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ाई करनी होती है। फाउंडेशन में जैसे आप करते हो उस अप्रोच से अगर आप इंटरमीडिएट को चलाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो आपको दिक्कत आएगी। एक बार बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है? सेट ऑफ बेनिफिट क्या होता है? अगला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है अबाउट सर एग्जाम्शन। बता दो कुछ, एग्जाम्शन का रूल बताओ। एग्जाम्शन क्या होती है? व्हाट इज एग्जाम्शन? एग्जाम्शन का मतलब होता है कि अगर आपके किसी भी पेपर में 60+ नंबर आए ना, और आपका मान लो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपके उस ग्रुप पे किसी सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा नंबर आ गए, 60 और मोर नंबर आ गए, तो आपको वो पेपर अगली बार देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे? जैसे मान लो एडवांस अकाउंट्स में आपके आगे पूरे 60, लॉ में आए आपके लेट से 35, और टैक्स में आया आपके लेट से 45। तो अगर मैं देखूं क्या आपका ये ग्रुप क्लियर है? बताओ। ग्रुप 1 में ये स्कोर है आपका, अकाउंट्स में आ गए 60, लॉ में आ गए 35, और जो टैक्स है उसमें आए 45। तो बताओ क्या ये आपका ग्रुप क्लियर है? क्या कहते हो? क्या ये ग्रुप क्लियर है? बोलो यस और नो। क्या ये ग्रुप क्लियर माना जाएगा?
जी सर, ये ग्रुप क्लियर नहीं माना जाएगा। ये ग्रुप क्लियर नहीं माना जाएगा क्योंकि किसने फंसा दिया सर? हमें हमें लॉ ने फंसा दिया। हमें लॉ ने फंसा दिया। अगर मेरे लॉ में 40 नंबर होते ना, अगर मेरे लॉ में 40 नंबर होते तो मैं तीनों को जोड़ के देखता कि मेरा 150 बन रहा है, ग्रुप 1 क्लियर होता, मेरा ग्रुप क्लियर माना जाता। बट ड्यू टू लॉ, लॉ की वजह से मेरा ये ग्रुप क्लियर नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें मेरे को एक बेनिफिट क्या हो गया? इसमें मेरे को बेनिफिट ये हो गया कि जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा ना, जब मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे अकाउंट्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि अकाउंट्स मेरा क्या माना जाएगा सर? अकाउंट्स मेरा एग्जेम्प्टेड माना जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे 60 मार्क्स आ गए। तो 60 या उससे ऊपर नंबर आपके किसी भी पेपर में आते हैं, और अगर आपका ग्रुप क्लियर नहीं है, तो आपका 60 और ऊपर वाला जो नंबर है वो आप पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसमें आपको दोबारा वो पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब भी आप पेपर दोगे, अगर जो जो भी ये बच्चा पेपर देगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, उसको सिर्फ लॉ टैक्स का पेपर देना है, लॉ टैक्स का पेपर देना है। और सर उसको लॉ टैक्स में मिलाकर कितने नंबर चाहिए? उसको लॉ टैक्स में मिलाकर 90 मार्क्स ही चाहिए। क्यों? देखो 60 पहले से ही उसके आ रखे हैं, तो 90 मार्क्स मिलाकर चाहिए। 90 प्लस 60 150 बनता है, तो उसको दोनों पेपर को मिलाकर एग्रीगेट 90 मार्क्स ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन एनी केस एग्रीगेट आपका वही 150 होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? जी सर बात क्लियर है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्शन रूल। तो एग्जाम्शन रूल को मैंने टेकअप कर लिया। ठीक है, ओके। उसके बाद पेपर का आपको मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि पेपर क्या आते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज। अब आपके सर एमसीक्यूज भी आएंगे हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो चाहे वो थ्योरी पेपर हो, हर एक सब्जेक्ट में आपका 30% इज फॉर एमसीक्यूज और 70% इज सब्जेक्टिव। 70% आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, मतलब 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर है और 30 नंबर का आपका क्या है? एमसीक्यूज है। अच्छा, एमसीक्यूज में नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे भी आपके फाउंडेशन के मैथ्स और इको में तो नेगेटिव मार्किंग भी होती थी कि अगर गलत हो गया तो वो आपका नेगेटिव भी चला जाता था स्कोर। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है? आपके कोर एमसीक्यूज है। ठीक है, और 70 नंबर का आपका क्या है? डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है सर, चॉइस होता है क्या एग्जाम में? चॉइस कैसा पूछ रहे हो दिनेश? चॉइस मैं समझा नहीं, किस टाइप की चॉइस आप पूछ रहे हो? 30 मार्क्स इज फॉर एमसीक्यूज। अच्छा, पर एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो एमसीक्यू डायरेक्ट वाले एमसीक्यू नहीं है। जैसे AS1 का नाम क्या है, AS2 का नाम क्या है, ऐसे एमसीक्यू नहीं आएंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज जो होंगे वो आपके सिनेरियो केस सिनेरियो बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यू को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना आपको। आपके एमसीक्यूज जो है वो केस सिनेरियो बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, तो अकाउंट्स में 8-8 नंबर की केस स्टडी आती हैं। 8-8 नंबर की क्या आती है? केस स्टडी आती हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके 30 नंबर है। तो 8-8 नंबर की क्या होगी सर? केस स्टडी होगी। 3 केस स्टडी आ गई और हर एक केस स्टडी में से 4 क्वेश्चन पूछ लिए 2-2 नंबर के। हर एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चन पूछ लिए 2-2 नंबर के। 4 क्वेश्चन पूछ लिए 2-2 नंबर के, तो 3 केस स्टडी होगी। और ये 6 नंबर के आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए सिंगल सिंगल एमसीक्यू 2-2 नंबर के। दैट मींस टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो सर टोटल मिलाकर आपके पास एमसीक्यू के 15 क्वेश्चन होंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्योंकि केस स्टडी बेस्ड है, क्योंकि केस सिनेरियो तो आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने हर एमसीक्यू को 2-2 नंबर की वेटेज दी है। तो एमसीक्यू के टोटल 15 ही क्वेश्चंस है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो अभी पेपर हुए ना जनवरी में, एमसीक्यू का लेवल इज वेरी वेरी हाई। एमसीक्यू का लेवल बहुत बढ़िया है, बहुत हाई था। एमसीक्यू में आपको पूरा इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, तो जाकर वो 30 नंबर आपके हाथ में आएंगे। बच्चे बहुत लाइटली इसको ले लेते हैं कि सर एमसीक्यू ही तो है, ये तो हम तुक्के मारेंगे। तुक्के मारने वाले एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू का लेवल बहुत हाई था। सब मतलब सर जैसे फाउंडेशन में पेपर 1 एंड 2 में 120 मार्क्स में से 100 का अटेम्प्ट करना है, वैसे कोई है क्या इंटरमीडिएट में? हाँ होता है, इंटरनल चॉइस जो आप कह रहे हो वो होती है। ठीक है, वो पेपर पैटर्न वही है आपका कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होता है, और फिर उसके बाद आपको 2, 3, 4, 5 और 6 इनमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, वो तो वही है, तरीका वही है। वो जब मैं आपको अकाउंट्स के बारे में, जब मैं अकाउंट्स का आपका पहला लेक्चर लूंगा ना, तो पहले लेक्चर में आपको पूरा पेपर पैटर्न सिलेबस वगैरह ही समझाऊंगा। डोंट वरी एट ऑल। वो तो आप कोई भी जो भी सब्जेक्ट की क्लास लोगे तो वो टीचर आपको पूरा सिलेबस पेपर पैटर्न जरूर समझाएंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू हो गया और ये आपका सब्जेक्टिव पोर्शन हो गया। क्या ये क्लियर है बात? क्या ये क्लियर है बात? हर एक पेपर में ऐसा है,
चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर हो चाहे वो थ्योरी पेपर हो, सब में आपके एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव मार्क्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है अबाउट सिंगल वर्सेस बोथ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सर सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप्स दें। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। अभी तो आपने पढ़ाई शुरू ही नहीं करी है, तो आप अपने माइंड में ये सोचना ही मत सिंगल दूं या बोथ दूं। आप शुरुआत से आप शुरुआत से अपने माइंड में रखना बोथ। आप शुरुआत से अपने माइंड में क्या रखोगे, बोथ ग्रुप्स के लिए मुझे अपीयर करना है जनवरी में। मतलब आप ना अपने माइंड को ऑप्शन ही मत दो कि भाई मेरे पास दो दो ग्रुप करके ऑप्शन है, नहीं। आप अपने माइंड को ये टारगेट दो कि मेरे को तो अपना जनवरी 26 में 6 पेपर लिखने हैं, 6 पेपर लिखने हैं। अब जब आप तैयारी करनी शुरू करोगे ना, तो तैयारी पे डिपेंड करता है कि आपको सिंगल के लिए जाना है या बोथ के लिए जाना है। एग्जाम से 2 महीने पहले एग्जाम फॉर्म आ जाता है, तो यानी कि जो आपका एग्जाम फॉर्म है जनवरी 26 का, तो वो नवंबर में आएगा। तो नवंबर में जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होगे ना, देन यू हैव टू डिसाइड, तब आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे क्या करना है। तब आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे अपना सिंगल ग्रुप के लिए भरना है या बोथ ग्रुप के लिए भरना है। ये अभी आपको ऑप्शन नहीं चूज करना। अभी तो आप इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तो आप उसमें बोथ ग्रुप्स की रजिस्ट्रेशन करा के रख लेना, क्योंकि वो सस्ती भी पड़ जाती है। तो बोथ ग्रुप्स की आपको रजिस्ट्रेशन करानी है। लेकिन जब आप नवंबर में एग्जाम फॉर्म आएगा, तब आपको डिसाइड करना है कि मैं सिंगल के लिए जाऊं या बोथ के लिए जाऊं। वो उस टाइम की आपकी सिचुएशन बताएगी कि सिंगल और बोथ। अभी आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। क्लियर है, सिंगल और बोथ। बट अभी से माइंड में सोच लो कि मुझे 6 पेपर देने हैं, और तैयारी हमेशा ग्रुप 1 से ही शुरू करनी है। दोनों की खिचड़ी मत पकाना बिल्कुल भी। तैयारी किससे करनी है, ग्रुप 1 से ही आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो पहले ग्रुप 1 करो। जब आपको लगे कि मेरा एक टारगेट, मैं भी आपको थोड़ी देर में टाइमलाइन दूंगा, जब आपको लगे कि वहां टाइमलाइन तक मेरा ग्रुप 1 रीजनेबल तरीके से मेरा पूरा होता दिख रहा है, देन यू कैन स्टार्ट योर ग्रुप 2। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई मेरा ग्रुप 1 ही अभी तरीके से पूरा नहीं हो रहा है, तो ग्रुप 2 पे मत आना। फिर पहले ग्रुप 1 को ही पक्का कर लेना। इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सिंगल सिंगल करके दो, बोथ करके दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, बोथ ग्रुप्स देने के कुछ बेनिफिट तो होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट कि सर बोथ ग्रुप देने का सबसे पहला बेनिफिट, एक तो मैंने आपको सेट ऑफ ही बता दिया कि सेट ऑफ का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो। दूसरा, रैंक। अगर आपको रैंक चाहिए ना सी इंटरमीडिएट में, तो वो बोथ ग्रुप्स वालों की ही आती है। इंस्टीट्यूट बोथ ग्रुप्स की ही रैंक निकालता है जिसने बोथ ग्रुप्स दिए हैं। सिंगल सिंगल में रैंक नहीं आती है, तो बोथ ग्रुप्स की ही रैंक आती है। और उसके बाद बोथ ग्रुप्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है सब बिग 4 प्रेफरेंस। बिग 4 में आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, क्योंकि देखो बिग 4 में ना जिनकी रैंक आई हो ऑब्वियसली उनको प्रेफरेंस दी जाती है, या जिसने बोथ ग्रुप एक ही बारे में निकाल लियो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। सिंगल सिंगल वालों को बोथ बिग 4 थोड़ी सी कम प्रेफरेंस देता है। मैं ये नहीं कहता कि सर उनकी आर्टिकलशिप वहां नहीं लगेगी, आर्टिकलशिप उनकी भी वहां पर लग सकती है। लेकिन प्रेफरेंस वाइज अगर मैं बात करूं, तो भैया बिग 4 की प्रेफरेंस आपको बोथ ग्रुप्स वालों को मिलती है। तो 3 बेनिफिट है बोथ ग्रुप्स के, सेट ऑफ, रैंक और बिग 4 की प्रेफरेंस। अदरवाइज इसके अलावा कोई ऐसा खास बेनिफिट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको रैंक ही लानी है, तो फिर आपको बोथ देने। ठीक है, आपने सोचा है कि भाई मेरे को तो निकालना है एक ही बारी में, सेट ऑफ से ही निकल जाए मेरा, बोथ देने हैं। बिग 4 में चाहिए, बोथ देने हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो आराम आराम से करना, मेरे को कोई आफत नहीं है, सिंगल सिंगल करके भी आप दे सकते हो। ठीक है, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, 1 मिनट का टाइम इसमें दिखा रहा है, मीटिंग एंड होने वाली है। एंड होते ही सेम लिंक को ज्वाइन करना है आपको, 10 मिनट बाद सेम लिंक को ज्वाइन करना।
यस। तो मैं आपको बता रहा था अबाउट सिंगल वर्सेस बोथ। क्या आपको क्लियर है सिंगल वर्सेस बोथ? तो बोथ में अगर देखा जाए तो बोथ में आपके बेनिफिट क्या है? आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, आपको रैंक का बेनिफिट मिलता है, और अगर आपको बिग फोर में आर्टिकलशिप चाहिए तो बिग फोर में प्रेफरेंस मिलती है बोथ वालों को। बट आपको तैयारी सिंगल से ही शुरू करनी है। ये आपका टाइमलाइन है, ये आपकी टाइमलाइन है। सुनना कैसे, मैंने मार्च से लगाया है। मैंने मार्च से लगाया कि मैं मान के चलता हूं कि भाई आप मार्च में शुरू करोगे तैयारी, बट आपको फेब में ही तैयारी मैं स्टार्ट करवा दूंगा। अकाउंट्स की तो शुरू कर ही लेंगे हम, क्योंकि अकाउंट्स एक लेंथी सब्जेक्ट है। बट आप मान के चलो कि मार्च में भी शुरू करते हो, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपको मार्च में अपनी क्लासेस स्टार्ट करनी है, और आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे जून तक अगर देखा जाए तो 4 महीने हैं, तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है, कुछ ऐसी अपने लेक्चर्स को प्लान करना है कि आपको 4 महीने में अपनी ग्रुप वन की क्लासेस कंप्लीट कर लेनी है। ग्रुप वन की क्लासेस अगर आपकी जून तक हो जाती है कंप्लीट, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, अगर आपकी ग्रुप वन की क्लासेस जून तक हो जाती है कंप्लीट, तो आपके पास जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का टाइम बचेगा, जिसमें आप अपनी ग्रुप टू प्रिपेयर कर सकते हो अलोंग विद ग्रुप वन का रिवीजन। उसके बाद आपका नवंबर और दिसंबर का जो महीना बचेगा, इसमें आप बोथ ग्रुप्स का रिवीजन कर सकते हो 2 महीने के अंदर अंदर। ये एक आइडियल स्ट्रेटजी है जो बोथ ग्रुप्स वालों को फॉलो करनी चाहिए, कि अगर आप मार्च से भी शुरू करते हो तो आपको टारगेट लेना है कि मुझे जून एंड तक अपना ग्रुप वन पूरा करना है। फिर उसके बाद मैं जुलाई से लेकर अक्टूबर तक फिर मैं जुलाई से लेकर अक्टूबर तक क्या करूंगा, ग्रुप टू पे ध्यान दूंगा, और ग्रुप वन को साइड बाय साइड रिवाइज करता चलूंगा। और नवंबर और दिसंबर फिर मैं बोथ ग्रुप्स की रिवीजन करके चलूंगा। तो ये आपकी एक आइडियल स्ट्रेटजी है। बट क्या होता है मैक्सिमम बच्चे पहले ही इसी टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो पहुंचेंगे सर जून का तो निकल गया टाइम, फिर जुलाई, अगस्त, यहां पर कहीं जाकर जुलाई अगस्त यहां पर कहीं जाकर उनका ग्रुप वन हो रहा है कंप्लीट। 9 बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अब क्या करूं, अब मेरा अगस्त आ गया। मान लो अब आप कहते हो कि सर अगस्त आ गया और मेरा अब जाकर ग्रुप वन हुआ है कंप्लीट, तो मेरे पास टाइम कितना बचा है? अगस्त के बाद देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या 4 महीने में ग्रुप वन ही पढ़ता रहूं या ग्रुप टू को स्टार्ट करूं? यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप टू को स्टार्ट कर दो, लेकिन उसके एग्जाम नहीं देने। आप ग्रुप टू को स्टार्ट कर दो लेकिन उसके एग्जाम नहीं देने। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनवरी के बाद सीधा आपका अटेम्प्ट मई में आएगा। जनवरी के बाद सीधा आपका अटेम्प्ट कब आ जाएगा? मई में आ जाएगा। तो 3 ही महीने, फेब, मार्च, अप्रैल, 3 ही महीने बचेंगे। तो 3 महीने में आप ग्रुप टू ऐसे पूरा तैयार नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक आध सब्जेक्ट, कोई भी एक आध सब्जेक्ट आपको अपना ग्रुप टू का स्टार्ट कर ही देना पड़ेगा, सो दैट आपके पास बाद में एग्जाम के बाद ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो आप करके अपना ग्रुप टू भी अप्रोच कर सकते हो इन मई 2026। ठीक है, तो दिस शुड बी योर आइडल स्ट्रेटेजी। एक बार दोबारा सुन लो मैंने क्या बताया। मैंने इसका क्रक्स ये निकाला है कि अगर आप मार्च से भी शुरू करते हो, हालांकि मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं फेब में शुरू करा दूंगा आपको। आप मार्च से भी शुरू करते हो तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने डेडिकेटेडली आपको क्या करना है सर? ग्रुप वन की क्लासेस को कंप्लीट करना है। ग्रुप वन की क्लासेस को कंप्लीट करना है कैसे भी करके। अगर आप जून एंड तक अपनी ग्रुप वन की क्लासेस को कंप्लीट कर पाते हो, देन आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो है इसमें आप ग्रुप टू की क्लासेस करोगे। अलोंग विद ग्रुप वन रिवीजन, साइड बाय साइड ग्रुप वन का रिवीजन। फिर उसके बाद जो आपका नवंबर और दिसंबर का महीना बचेगा, जनवरी में आपके एग्जाम होंगे, तो नवंबर और दिसंबर का महीना बचेगा, इसमें आप क्या करोगे? बोथ ग्रुप्स का रिवीजन करोगे अलोंग विद मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है, दिस इज द आइडियल स्ट्रेटजी फॉर बोथ ग्रुप्स। लेकिन क्या होता है अब इसमें पंगा क्या आएगा? पंगा ये आएगा, मान लो अगर आपका ग्रुप वन ही अगस्त में जाकर कंप्लीट हो रहा है, ये सारा टाइम आपने ग्रुप वन पे ही लगा दिया। क्यों लगा दिया? सब बीच में बीकॉम आ गया, बीकॉम आता है ना बीच में। कुछ बच्चे रेगुलर कॉलेज के भी हो सकते हैं, कुछ अपना ओपन के भी हो सकते हैं, तो बीकॉम बीच में आ सकता है, तो बीकॉम भी बीच में आ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें या कोई भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से आपका जो ग्रुप वन है वो अगस्त में जाकर कंप्लीट हो रहा है, तब आपके पास टाइम कितना बचेगा? अगस्त में आपका ग्रुप वन हो गया कंप्लीट, अब आपके पास टाइम बचा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर आप ये नहीं बोलोगे कि सर मैं ग्रुप टू भी करके एग्जाम दूंगा जनवरी में, ग्रुप टू के भी नहीं।
ग्रुप टू अगर आप कर भी लोगे तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा कि आप इन 4 महीने में ग्रुप टू का कोई भी एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना और अपना साइड बाय साइड ग्रुप वन को रिवाइज करते चले जाना, सो दैट आपके पास जनवरी के बाद मई में फिर प्रेशर नहीं पड़ेगा। फिर आप मई में जो बाकी 2 सब्जेक्ट है ग्रुप टू के उनको प्रिपेयर करके निकाल दोगे। ये भी आपकी स्ट्रेटजी बनती है सिंगल सिंगल के हिसाब से। लेकिन शुरुआत से ही आपको क्या करना है ना, देखो इंटरमीडिएट में सिलेबस काफी होता है, तो शुरुआत से ही आपको एक अप्रोच सही से फॉलो करते चले जाना है। टाइम को वेस्ट मत करना, टाइम बहुत कीमती है स्टार्टिंग में। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, 1-2 महीने तो वैसे ही खराब कर देंगे। मार्च अप्रैल का महीना तो मोस्टली बच्चा क्या कर देता है सर, ऐसे ही खराब कर देता है। फिर मई में जागता है, चलो यार अब पढ़ लेता हूं, 2 महीने तो खराब हो गए, अब मैं पढ़ लेता हूं। फिर वो कहीं जाकर एग्जाम से 2 महीने पहले तो सिलेबस पूरा हो रहा है, वो भी सिंगल ग्रुप का। फिर रिवीजन के लिए टाइम कम नहीं है, फिर वही अटक रहे हैं, फिर उसमें ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है आपको। शुरुआत से ही अपनी क्लासेस को इस तरीके से प्लान करना है कि मुझे 4 महीने के अंदर अंदर एक ग्रुप निपटा देना है किसी भी हालत में। ये शुरुआती दौर पे आपको धीरे धीरे करके आप पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, आपको टाइम भी लगेगा, फिर धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और देन यू कैन इजीली अप्रोच। ठीक है जी, बात समझ में आती है। अब मैं क्या आपकी मदद करने वाला हूं, सुनना ध्यान से। मैं क्या आपकी मदद करने वाला हूं सर, मैं आने वाली मंडे को, मंडे दैट इज डेट पड़ेगी आपकी 8 9 10 10th फेब, 10th ऑफ फेब से 10 फरवरी से मैं आप लोगों की ग्रुप वन अकाउंट्स की क्लासेस को स्टार्ट करने वाला हूं। अच्छा जी, ग्रुप वन अकाउंट जो एडवांस अकाउंट्स है, मैं 2 पेपर पढ़ाता हूं। अगर मैं अब अपनी बात करूं तो सर मैं 2 पेपर पढ़ाता हूं, एडवांस अकाउंट्स ग्रुप वन में और ग्रुप टू में ऑडिट। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको ऑडिट करने के लिए नहीं कह रहा, और ना आप लेना ग्रुप टू का भी कोई भी सब्जेक्ट हाथ नहीं लगाना आपको। आपको ग्रुप वन की मैं क्या दे रहा हूं, अकाउंट्स दे रहा हूं। और वो अकाउंट्स की क्लासेस मैं 10th फेब से स्टार्ट कर दूंगा, मंडे से। और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तो ये क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे चलेंगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। MWF ये क्लास आपकी चलेंगी, टाइमिंग विल बी 6:30 PM टू 8:30 PM, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आ गया, इससे बात आ गई कि सर ऑनलाइन क्लासेस ले या ऑफलाइन क्लास ले, इसके बारे में भी बता दो। ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, देखो मैं पहले दोनों पढ़ाता था, मैं पहले ऑनलाइन भी पढ़ाता था ऑफलाइन भी पढ़ाता था, लेकिन ड्यू टू चेंज्ड एनवायरनमेंट मैंने ये पाया कि भैया ऑफलाइन का कोई भी बेनिफिट नहीं होता। गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस ओनली। अगर आपको टारगेट अचीव करना है अपना प्रॉपर, जो मैंने आपको ये टारगेट बता रखा है ना कि आपको इतने दिन में एक क्लासेस कंप्लीट करनी है, इतने दिन में एक क्लासेस कंप्लीट करनी है, गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस ओनली। ऑफलाइन क्लासेस आर टोटली टाइम वेस्ट। अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम आराम से कर सकते हो, खूब पैसा है खर्च करने का, चले जाओ ऑफलाइन क्लासेस में जो कि इजीली मिलती नहीं है। लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है, जल्दी आपको सीए बनना है, और आप चाहते हो कि पेरेंट्स का ज्यादा पैसा भी खर्च ना हो, गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव क्लासेस। अब सर इसको इफेक्टिव आपको बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सर ऑनलाइन क्लासेस में कोई कमियां नहीं है, कमियां हैं, कमियां कुछ नहीं है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, सिर्फ एक ही मुझे जो कमी लगती है वो क्या लगती है, डिसिप्लिन की कमी लगती है, कि बच्चा डिसिप्लिन में नहीं आ पाता ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन 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 फ्यूचर ही यही है। अगर आप आज डिसिप्लिन में नहीं आ रहे ना, तो आप कभी भी डिसिप्लिन में नहीं आ पाओगे। तो आपको हालांकि फाउंडेशन लेवल से शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को अब इंटरमीडिएट ऑनवर्ड्स फोकस रखना है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस पे ही जाना है। ठीक है, अब वो लाइव लो रिकॉर्डेड लो, वो आपको मिक्स करना है। सारी क्लासेस लाइव भी नहीं लेनी चाहिए, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप ले सकते हो। अगर मैं अपने अकाउंट्स की बात करूं तो मैं भी अकाउंट 100% लाइव नहीं कराता, 60 to 70% लाइव होता है, लेकिन 30% आपका रिकॉर्डेड पोर्शन भी उसमें रहता है। ठीक है, वो सब मैं भी आपको बताता हूं थोड़ी देर में। गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस ओनली। अगर आपको टाइम बचाना है तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं गारंटी देता हूं कि आप अपना सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको एक अप्रोच चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, आपको उससे मतलब बेस्ट यूज निकालना है कि मेरे को ऑनलाइन क्लासेस का बेस्ट यूज क्या करना है। क्योंकि देखो ट्रैवलिंग बचेगी आपकी, नहीं तो ट्रैवलिंग करते रहोगे, ट्रैवलिंग में ही आप थक जाओगे। खाली ट्रैवलिंग का ही टाइम वेस्ट नहीं होता, जो भी आपका क्लास का टाइम है, आपको उससे आधा पौना घंटा 1 घंटा पहले आपको 1 घंटा पहले आपका वो गया।
ठीक है, आने के बाद 1 डेढ़ घंटा गया, ठीक है, तो और ट्रैवलिंग का टाइम तो जो जाना है जाए गया ही गया, ठीक है, तो वो आपका 3 4 घंटे खा जाती है वो चीजें, ठीक है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। घर बैठे अगर क्लास लेनी है तो आपको पता है कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आप सुबह देखो, रात को देखो, अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे देखो। और अगर लाइव क्लास है तो लाइव क्लास भी आप ज्यादा, आपको टाइम वेस्ट उसमें नहीं लगेगा, आप अकॉर्डिंगली टीचर के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ नहीं, लाइब्रेरी में जाके क्लास देखो, देर रात को क्लास देखो, अर्ली मॉर्निंग क्लास देखो, एक दिन में 3 क्लास देखो, एक दिन में 2 क्लास देखो, सब आपके ऊपर है। तो गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस ओनली अगर आपको टाइम बचाना है और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। ये क्लियर है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो मैं आपकी 10th फेब से अकाउंट्स की क्लास कर रहा हूं स्टार्ट, और मंडे वेडनेसडे अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तो MWF में आपकी क्लास रखूंगा, और टाइमिंग विल बी 6:30 PM टू 8:30 PM, 2 घंटे की क्लास होगी। अच्छा सर, हमारे अकाउंट्स का जो सिलेबस है, पहले दिन जो मैं क्लास रखूंगा ना आपकी, उसमें आपको यही चीजें समझाऊंगा, सिलेबस वगैरह क्या है, ठीक है। जो आपकी 10th फेब को जो क्लास होगी मंडे वाली क्लास, उसमें सिर्फ सिलेबस और पेपर का इंट्रोडक्शन रहेगा, तो वो ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, हो सकता है वो 1 सवा घंटे की ही हो। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स फिर आपकी एक प्रॉपर क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपका एक टॉपिक भी शुरू करा दूंगा, जिसका नाम है शेड्यूल 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का जो मैं टॉपिक है वो आपको ले लूंगा। मेरा पूरा टारगेट है कि आपके रिजल्ट से पहले पहले मैं आपको एक चैप्टर तो करा ही दूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्लान करके चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो अकाउंट्स का सिलेबस है ना, वो लगभग 200 घंटे का है। अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो लगभग 200 आवर्स का है। इसको अगर मैं 2 2 घंटे की क्लासेस, मेरी क्लास ऑलमोस्ट 2 घंटे की तो ऑन एन एवरेज जाती है, कुछ क्लास 2+ भी चली जाती है और कुछ 2 से कम भी जाती है। जैसे एएस वगैरह की क्लास होती है वो 1.5 1.5 घंटे की भी होती है। तो ऑन एन एवरेज 2 घंटे की तो एक क्लास आपका एवरेज लेकर चलो तो डिवाइडेड इनटू 100 लेक्चर्स। अब मैं आपको प्रीवियस बैच दिखाता हूं। आप सबने ऐप तो इंस्टॉल करी हुई है और ऐप आपने यूज भी कर रखी है, तो ऐप का आपको पता ही है। तो मैं एक नया बैच बनाऊंगा सी इंटर जनवरी 26 के नाम से, उसमें मैं आपको ऐड करूंगा, उसमें मैं आपको ऐड करूंगा। ये देखो, यहां पर अगर आप लेक्चर देखो तो 96 लेक्चर्स तो हमारे वैसे गए। फिर उसके बाद मैंने इनका देखो ये रिवीजन कराना चालू किया था। रिवीजन दिख रहा है ना आपको? नहीं नहीं, एक मिनट रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको रुको। यहाँ देखो, ये हमारा बैच था, इसमें 96 लेक्चर्स तो ये चले गए हमारे, ठीक है। 96 के बाद फिर मैंने टॉपिक वाइज इनका रिवीजन लेना चालू किया था। ये आपका टॉपिक वाइज रिवीजन गया, ठीक है। MCQs वगैरह भी कराए, सारा पूरा सिलेबस के मैंने रिवीजन लेक्चर्स लिए, और कुछ क्लासेस मैंने उनको रिकॉर्डेड भी दी थी। ये रिकॉर्डेड है क्लासेस, ठीक है। थोड़े बहुत लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी दिए थे। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 100 लेक्चर्स। 100 लेक्चर्स गए थे ऑन एन एवरेज 2 घंटे के हिसाब से, तो वो 200 घंटे का कोर्स मुझे लगता है कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो 200 आवर्स का हमारा कोर्स जाता है। इसमें सर क्या 100% लाइव होगा? देखो, अगर 100% मैं लाइव ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं है, वो टाइम ज्यादा उसमें वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास टाइम, आप शुरुआत से लेकर चलना कि आप ये सोचना कि टाइम ऐसा नहीं कि सर जनवरी 26 में एग्जाम है तो टाइम तो मेरे पास बहुत है, एम्पल नंबर ऑफ टाइम आवर्स है मेरे पास, नहीं। अब ये लेकर चलो, कंजर्वेटिव होकर चलो कि मेरे पास टाइम शॉर्टेज है, तो मुझे टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 60 to 70% कोर्स अपना रखते हैं लाइव, और 30% के आसपास हम अपना कोर्स रखते हैं रिकॉर्डेड। जैसे कुछ थ्योरी टॉपिक्स हो गए, कुछ थ्योरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, तो वो बीच बीच में मैं आपको रिकॉर्डेड मोड पे भी दे दूंगा। हाँ, ये जो रिकॉर्डेड दूंगा, इनके लाइव डाउट सेशन में ले लूंगा। अगर आपके डाउट्स वगैरह होंगे, वैसे डाउट्स के लिए तो मैंने देखा है करके कोई लेता नहीं है ऐसे डाउट सेशन, क्योंकि सब ना पर्सनली पूछ लेते हैं डाउट। लेकिन इन एनी केस अगर आपको कोई डाउट सेशन या डिस्कशन करना भी होगा, तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो मैं आपको दूंगा उसका डाउट सेशन भी लेंगे, और ये जो लाइव लेक्चर्स होंगे इनका तो साइड बाय साइड हमारा डाउट चलता चला जाएगा। पूरा एक कोर्स क्रिएट हो जाएगा आपका ऐप के अंदर। ये मैं एडवांस अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी टीम के बारे में भी कुछ बता देता हूँ, टीम के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। ये तो एडवांस अकाउंट्स हो गया। तो ध्यान रखना, 10 फरवरी को शाम को 6:30 बजे हम मिल रहे हैं, और अपने एडवांस अकाउंट्स की पहली क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न वगैरह ये सारी चीज बताऊंगा, कैसे हम इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
और अभी रिजल्ट तक आपकी MWF 6:30 to 8:30 आपकी क्लास होगी, और एक चैप्टर शुरू कर लेंगे हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, शेड्यूल 3। तो अगर मैं अपनी फैकल्टीज की बात करूं तो एडवांस अकाउंट्स, ये सर मैं ही लेता हूं, और मेरा नाम आपको पता ही है, CA वरुण जैन। लॉ, लॉ के लिए भी हमारे पास फैकल्टी हैं जिनसे आप फाउंडेशन में भी पढ़े हो, CS रमनदीप सिंह सर, इनका रिकॉर्डेड रहता है कोर्स। टैक्स, टैक्स के लिए मेरे पास एक अच्छी फैकल्टी है, CA वर्धमान डागा करके, ठीक है। इनका लाइव भी मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, लेकिन मैं टैक्स के लिए आपको ये बोलूंगा गो फॉर रिकॉर्डेड कोर्स, क्योंकि टैक्स बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। तो रिकॉर्डेड कोर्स के लिए जाना, लाइव में बहुत टाइम खराब हो जाएगा टैक्स में, तो ठीक है। उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके लिए हमारे पास है CA नमित अरोड़ा सर। ऑडिट, ऑडिट मैं खुद ही पढ़ाता हूं। FMSM, FM और SM, तो FM और SM में मेरे पास दो फैकल्टीज हैं। FM के लिए CA नमित अरोड़ा, और SM के लिए आई हैव सौरभ विद सर, ठीक है। तो अभी आपको ग्रुप 2 पे तो जाना ही नहीं है, अभी फोकस आपका क्या है, ग्रुप 1। तो डोंट वरी एट ऑल, मैं इनके डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे डालना चालू कर दूंगा, आपको लिंक भेजूंगा अभी, तो आप तसल्ली से डेमो लेक्चर्स देखो। भाई मेरे तो आप मेरे साथ कर ही रहे हो, ठीक है, बाकी लॉ के और टैक्स के भी मैं आपको डेमो लेक्चर्स भेजना चालू कर दूंगा, यूट्यूब पे डालना चालू कर दूंगा, तो आप देखना शुरू कर सकते हो और आराम से तसल्ली से डेमो देखकर देना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, चाहे आप मुझसे क्लास लो या मत लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप क्लास आपको समझ में आती है तो क्लास लो, नहीं ले समझ में आती तो मत लो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। लेकिन मैं आपको एक चीज आपको पर्सनली गाइड जरूर करूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा ग्रुप एक ही जगह से लो, एक जगह से लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये करना भी मत, जैसे मैं ये तीन टीचर मैं आपको दे रहा हूं कि भाई अकाउंट्स मेरा हो गया, टैक्स दूसरा हो गया, लॉ दूसरा हो गया, ठीक है। आप तीनों के डेमो लो, अगर आपको तीनों पसंद आते हैं, आप कंफर्टेबल हो, तो आप पूरा ग्रुप ले सकते हो, थोड़ा सा डिस्काउंट तो उसमें हो ही जाता है। लेकिन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, तो वो आप कहीं और भी ले सकते हो, क्योंकि देखो इंटर लेवल पे आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपको देखना है कि मुझे एक्सपर्ट नॉलेज कहां से मिल सकती है। कहीं कोई नाम के चक्कर में मत भागना कि भाई ये किसी ने बता दिया कि इस सब्जेक्ट में तो ये नाम चलता है, वो नाम चलता है, नाम का कोई खास फायदा नहीं होता है। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है कि आप जिससे आपके फ्रेंड ने या किसी ने कनेक्ट किया आप भी उस टीचर से कनेक्ट कर पाओ, नहीं। डेमो देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम के या किसी के कहने पे मत जाना, आपको अपना देखना है कि आप किस टीचर से कनेक्ट कर पा रहे हो। सबसे मेन चीज आपकी क्या होनी चाहिए कि क्या वो टीचर आपको सपोर्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी है कि क्या वो टीचर आपके टाइमली डाउट को रिजॉल्व करता है, क्या वो टीचर आपसे बात कर लेता है, क्या वो टीचर आपको टाइम देता है। अगर टीचर के अंदर ये क्वालिटीज है कि वो आपको सपोर्ट करता है, टाइम देता है, डाउट रिजॉल्व करता है, तो वो टीचर आपके लिए बेस्ट है। तनीश कहता है सर फीस स्ट्रक्चर क्या है, बेटा फीस मैं बता दूंगा, मैं ग्रुप में फीस का पूरा डिटेल्स आपको भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकाउंट्स अकाउंट्स की मैं बता देता हूं, अकाउंट्स की मैं बता देता हूं, अकाउंट्स की, अकाउंट्स की जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, रिकॉर्डेड क्लास है वो है 8500 की, ठीक है। और जो लाइव पे अगर आप जाते हो तो लाइव क्लास है आपकी 10,000 की, ठीक है। ये अकाउंट्स का फीस स्ट्रक्चर है। बट जो भी मुझसे फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, जो भी मुझसे फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, उसको इस फीस में मैं 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब आप मुझसे कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, चाहे मुझसे अकाउंट्स लेते हो, चाहे लॉ लेते हो, चाहे टैक्स लेते हो, चाहे कॉम्बो करके लेते हो, मैं आपको उसमें 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो आपको 20% का डिस्काउंट में दे दूंगा। और फीचर क्या रहेंगे इसमें, 1 ईयर वैलिडिटी में आपको दूंगा और अनलिमिटेड व्यूज दूंगा, अनलिमिटेड व्यूज 1 साल के लिए वैलिड है। मतलब मार्च में अगर आप खरीदते हो या जब भी आप खरीदते हो तो 1 साल तक आपके क्लास चलेंगे। इन एनी केस जनवरी के बाद भी अगर आपको कोई क्लास देखनी है, अगर आपका इन एनी केस अगर आप नहीं दे पाए तो आपके आगे तक के लिए भी वो वैलिड है, और अनलिमिटेड व्यूज है, एक लेक्चर को आप कितनी भी बार देख सकते हो, ठीक है। तो ये 20% डिस्काउंट सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही है जो मुझसे फाउंडेशन पढ़े हुए हैं,
ठीक है सर, वहां आईसीआई को 18 के ही पढ़ना हाँ, आईसीआई में जो फीस जमा होगी आपकी इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन में वो 18,000 होगी। ठीक है, बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? तो 8500 रिकॉर्डेड है, लाइव है 10,000। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे साथ साथ लाइव पढ़ लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उस पर भी क्योंकि 20% आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो 8,000 ही पड़ जाएगी आपको फीस। ठीक है, तो लाइव आप ले लेना, 8,000 में ही आपका काम हो जाएगा, और रिकॉर्डेड के प्राइस में आपको लाइव दे दूंगा। तो 60-70% लाइव होगा और बाकी आपका रिकॉर्डेड रहेगा, मिक्स रहता है उसमें। दो मैं आपको बुक्स दूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बताऊंगा कि बुक्स वगैरह ये सारी चीजें वगैरह। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में, ये वेबिनार में काफी बातें समझ में आ गई होंगी अबाउट द इंटरमीडिएट, कैसे उसे हमें अप्रोच करना है। अब आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट आपको क्लियर कर ही दिए। हाँ जी, किसी के भी माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क, चाहे आप अनम्यूट करके बोल दो, अनम्यूट भी करके आप अपना कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो मुझसे। किसी को भी कोई भी चीज पूछनी है तो यू कैन आस्क। अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया, एक चीज बताना भूल गया। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, तो मैं जो आपको आपकी अकाउंट्स की क्लास दे रहा हूं ना, मजे आ गए आपके, फ्री फ्री फ्री। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं आपको जो अकाउंट्स की क्लास दे रहा हूं उसका 1 रुपए भी चार्ज नहीं है, फ्री रहेंगी वो क्लास। तो मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तो वो आपकी जो क्लासेज है अकाउंट्स की, उसमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं है, वो फ्री है। चाहे मैं एक चैप्टर कराऊं, चाहे मैं 2 चैप्टर आपको करा दूं रिजल्ट से पहले पहले, आपकी क्लास का कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन हाँ, रिजल्ट आने के बाद मैं आपसे पैसे लूंगा। ठीक है। पलक का क्वेश्चन है, सर स्टार्टिंग में 2 सब्जेक्ट लेने चाहिए या सारे? बेटा स्टार्टिंग में पूरा ग्रुप 1, पूरा ग्रुप 1 आपको स्टार्ट करना है, पूरा ग्रुप 1 आपको स्टार्ट करना है, तो पूरा ग्रुप 1 आप ले लो और फिर उसे स्टार्ट करो। ठीक है सर, हमारे स्टडी के साथ साथ स्किल के ऊपर भी वर्क करना चाहिए, सही रहेगा? बिल्कुल करना चाहिए इंद्रजीत, स्किल के ऊपर काम कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी इंटरमीडिएट की स्टडीज के साथ साथ आपको टाइम नहीं मिलेगा। मान लो आपने कोई छोटा मोटा कोई कोर्स ज्वाइन भी कर लिया, तो आप इंटरमीडिएट की स्टडी के साथ ना टाइम नहीं निकाल पाओगे। वो देखो सब्जेक्टिव मैटर है, वो सब्जेक्टिव डिसीजन है, वो आपको खुद देखना है कि भाई क्या आप टाइम मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो भी आप कोर्स लेते हो स्किल एनहांसमेंट का, उसे ऑनलाइन ही लेना, ऑफलाइन मत लेना। मान लो आप टैली का कोई कोर्स लेते हो या एक्सेल वगैरह का कोई कोर्स लेते हो या अपना शेयर मार्केट का कोई भी कोर्स लेते हो, ऑनलाइन लेने ना, ऑफलाइन मत लेना। रिकॉर्डेड ले लो या लाइव ले लो, ऑनलाइन पे ही जाना। क्योंकि ऑफलाइन में टाइम वेस्ट करोगे तो आपकी इंटर की पढ़ाई इफेक्ट होगी। ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन अगर लोगे तो आपकी इंटर की पढ़ाई इफेक्ट होगी। ऑनलाइन ले लोगे तो आप कभी भी आराम से जब भी फ्री हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज आपको ऑनलाइन ही करने चाहिए। और ये जो सेटअप मैंने आपको दिखाई दिया, इसी सेटअप के हिसाब से हम अपनी क्लासेस को कंडक्ट किया करेंगे। तो आई होप ये बिल्कुल आपको फील आ जाएगी कि जैसे हम सर के सामने बैठे हैं, जैसे हम सर के सामने ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं ना, बिल्कुल वही फील आएगी आप। बताओ भाई, और किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछो। मैंने अपनी तरफ से पूरा एड्रेस आपको कर दिया, सारी चीजें जो मेरे को समझानी थी समझा दी। अब आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हो आप। सर। बाकी रिजल्ट आपका आने ही वाला है। हाँ कीर्तना, अनम्यूट किया आपने। यस सर, आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो? एक मिनट, दोबारा बोलो दोबारा। सर आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हो? नहीं बेटा, मैं अभी ऑफलाइन नहीं ले रहा क्लासेस, अब मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट अच्छा, हो ओके। गया। ओके सर। और बताओ। बाकी मैं देखो दोबारा आपको यही बोलूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस पे मत जाना। ऐसा मत सोचना कि सर मैं नहीं ले रहा तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास पे जाने के लिए मना कर रहा हूं, नहीं। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में परेशानियां देखी हैं बहुत, बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, वो सिलेबस ही उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो ऑफलाइन क्लास में मत जाना, टाइमली आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। इंटर में बहुत सिलेबस है। जो एक बच्चे ने पूछा था सर इतना हैवी सिलेबस है कैसे मैनेज होगा, एक्चुअली में बहुत हैवी है। वो आपका ऑनलाइन और रिकॉर्डेड मिक्स करके ही पूरा हो पाएगा। पूरा का पूरा लाइव पे भी नहीं कह रहा मैं आपको, मैं कह रहा हूं मिक्स करके पूरा हो पाएगा आपका। ठीक है, दैट मीन सिलेबस है अच्छा खासा, और आपको आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप फाइनल लेवल पे आओगे ना, तो फाइनल में एक भी क्लास आपकी ऑफलाइन नहीं होती है, ये ध्यान रखना।
फाइनल में एक सिंगल भी क्लास आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि फाइनल में आपकी आर्टिकलशिप चल रही होती है, आर्टिकलशिप के साथ साथ आपको पढ़ना होता है, तो एक सिंगल भी क्लास आपको फाइनल लेवल पे ऑफलाइन नहीं मिलेगी, लाइव भी नहीं मिलेगी, मोस्टली रिकॉर्डेड मिलती है। ठीक है, तो वहां पर भी तो मेरे को डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, तो वाई नॉट फ्रॉम नाउ? अभी से ही मुझे डिसिप्लिन में, जब मेरे को आगे जाके करना ही है डिसिप्लिन में काम, तो अभी से ही शुरुआत करते हैं ना उसकी। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको मजा आ जाएगा, सही में कह रहा हूं, मजा आएगा आपको। पूछो भाई, और कोई पॉइंट किसी का? बाकी आप सबने अकाउंट्स मुझसे फाउंडेशन में पढ़ा ही है, तो आपको मेरा पढ़ाने का तरीका तो ये सब चीजें पता ही होंगी। बाकी मैं आपकी जब क्लासेस लूंगा, 10th फेब को जरूर आना। कोई भी आपसे चार्ज नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो 10th फेब ऑनवर्ड्स आप क्लासेस को जरूर ज्वाइन करना। आपको पता भी लग जाएगा कि भाई किस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्या है। 10th फेब को हम बिल्कुल बेसिक क्लास रखेंगे, एक क्लास जो होगी बेसिक, चाहे वो 1 घंटे की क्यों ना हो, 1 सवा घंटे की, उसमें आपको पूरा सिलेबस, पेपर पैटर्न, अकाउंट्स का सारी चीजें बताऊंगा। और फिर वेडनेसडे से मैं आपको एक चैप्टर उठा के दूंगा, स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज शेड्यूल 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ऐसा चैप्टर उठा रहा हूं मैं जो समझने में भी आपके लिए सही है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत जगह यूज भी होगा, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई एकदम से हैवी चीज उठा दी, नहीं, एक नॉर्मल सा है। बैलेंस शीट पीएनएल बनाना एज पर कंपनीज एक्ट, वो सिखाऊंगा आपको। और मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है, मैं चाहता हूं कि बच्चे मेरे साथ साथ क्या करें, इंटरेक्ट करें। सर क्लास यूट्यूब पे भी होगी या ऐप पे? इंद्रजीत बेटा, ऐप पे ही होगी, आप लोगों को तो मैं ऐप पे ही ऐड कर दूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको तो ऐप पे ही ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे भी मैं रखूंगा उसे लाइव, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ऐप पे ऐड कर दूंगा। बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस के डेमो में आपके यूट्यूब पे डालूंगा। टैक्स हो गया, लॉ हो गया, आप उनको भी देखना आराम से। ग्रुप 2 के अभी मैंने डाले हुए हैं लेटेस्ट, तो अगर आप देखना चाहो ग्रुप 2 के देख सकते हो, बाकी अभी नीड नहीं है ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 की बाद में बारी आएगी। टाइम पीरियड को बहुत जरूर ध्यान रखना, अगर आपको बोथ ग्रुप्स की देने हैं, रैंक चाहिए, चाहते हो कि मेरी बिग 4 में आर्टिकलशिप लगे, तो बोथ ग्रुप्स को ही निकालना है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और टाइम प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको जून तक इन एनी केस ग्रुप 1 खत्म करना है, कैसे भी करके आपको जून तक ग्रुप 1 खत्म करना है, सो दैट आप जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ग्रुप 2 पे लग जाओ अलॉन्ग विद ग्रुप 1 रिवीजन, और फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने आप आराम से अपना बोथ ग्रुप्स को रिवाइज करो, और जनवरी में अपने पेपर दो। दिस शुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी। तभी इंस्टीट्यूट ने भी आपको 8 महीने दिए ना, 8 महीने में वो कहता है 6 सब्जेक्ट तैयार करो, यानी कि ऑन एन एवरेज वो ये कहता है कि भैया 1.5 महीना पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वही 4 महीने अगर आप एक ग्रुप को दे देते हो तसल्ली से, तो आपका काम बनता है। बताओ, कोई पॉइंट? बाकी आप सबने ऐप तो डाउनलोड करी है, तो मैं आप सबको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, बैच मैं बनाकर ऐड कर दूंगा। क्या मैं सेशन एंड कर दूं? अगर सारे आपके पॉइंट्स हो गए हैं तो मैं एंड कर दूं सेशन? ठीक है जी, चलो, अब हम मिलेंगे 10th को, ठीक है, बाय बाय। मिलेंगे 10th को, जरूर आना, ठीक है, बाय बाय।